और आम बजट 2020-21 पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने कहा कि बजट में 2,83,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही किसानों की आमदनी दोगुना करने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी उपाय किए गए हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने यह बजट रखा, सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ इसमें ध्यान रखा। उसी के साथ साथ न्यू इंडिया का जो सपना है उसके साकार करने के लिए भी इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने जो रखा है उसके लिए भी इसमें ढेर सारे कदम उठाए गए हैं। उपसभापति महोदय, जब लंबी छलांग लगानी होती है तो कदम धीरे धीरे सदैव ये कदम होना चाहिए और यह दूरदृष्टि वाला बजट है। अवश्य रूप से जिस प्रकार से यह बजट दिया गया है, लंबी छलांग हम लगाने वाले हैं। यह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। और अभी मैं पहले के वित्त मंत्री जी का जो माननीय चिदम्बरम जी बोल रहे थे वो मैं सुन रहा था कि कई डॉक्टर छोड़ के चले गए और इकोनॉमी जो है वह आईसीयू में है। मैं बताना चाहूँगा कि यूपीए के समय में 10 साल का जब शासनकाल था तो उस समय प्रोफेसर शंकर आचार्य जो आर्थिक सलाहकार पहले रहा हुआ करते थे, उन्होंने यूपीए के शासनकाल में कहा था कि हर दृष्टि से जो अभी यूपीए का शासनकाल है, जिस प्रकार से आर्थिक विकास की गति है वह आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधारों के मोर्चे पे बुरी तरीके से विफल रही है। यह उस समय प्रोफेसर शंकर आचार्य जी का कहना था। जहाँ तक जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात अभी थोड़ी देर पहले बताई गई, उपसभापति महोदय, हर दृष्टि से आज के स्थिति जो है, हर पहलू पे जो हमारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, हर पैरामीटर पे हम पहले से अच्छे हैं और आर्थिक गति से तेज चलने वाले हैं। इन्फ्लेशन के, कृपया अपनी जगह, महंगाई दर के बारे में, महंगाई दर के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले के वित्त मंत्री जी जब बोल रहे थे कि महंगाई दर बढ़ती जा रही है, हम लोगों को याद है उस समय जब महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही थी, रेपो रेट भी बढ़ाए जा रहे थे, सीआरआर रेट भी बढ़ाए जा रहे थे। यूपीए के 2 का बजट जब आया तो यह कहा गया कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम करेंगे और तो और दोनों सदनों में बाकायदे प्रस्ताव पारित किया गया कि हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम नहीं हुई बल्कि महंगाई बढ़ती रही, डबल डिजिट इन्फ्लेशन पे रही। यूपीए के समय में महंगाई दर का अगर एवरेज देखें तो 7.93 था। अभी यह मोदी सरकार है कि महंगाई दर एवरेज अगर देखें इतने शासनकाल में, अगर 5.5 साल पे आपस में बात न करें, 5% इन्फ्लेशन रेट है जो अभी तक का सबसे कम अगर 5 साल का दर देखें तो यह है। अभी दूसरा जो इकोनॉमिक पैरामीटर के बारे में बता रहे, फिजिकल डेफिसिट के बारे में बता रहे थे, मैं वित्त मंत्री जी को यह बधाई देना चाहूँगा कि तमाम लोक कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पैसा खर्च करने के बावजूद भी फिजिकल डेफिसिट 3.8 रखा। यह यूपीए का समय ही था जब फिजिकल डेफिसिट 5.1 था। और 5.1 कब था? जबकि बहुत सारे जो खर्चे थे उनके अंडर प्रोविजनिंग किए थे। अगर उनके प्रोविजनिंग ढंग से कर दिए होते तो उसमें फिजिकल डेफिसिट 7-8% से ऊपर होता। जीडीपी, हमारा एवरेज जीडीपी 7.9% है मोदी सरकार के नेतृत्व में, और यह यूपीए के समय में 4.8 था। जो एनडीए 1 के समय में 8.5% जो जीडीपी का रेट छोड़ के गए थे, इन्होंने उसका भट्ठा बैठा करके 4.8% जीडीपी पे लिया करके यह विरासत में सरकार को देने का काम किया। अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, जब अभी हमारा CAD 3.8 है, लेकिन उस समय क्या था, जरा आईना में दिखाना चाहूँगा। उस समय -4.8% तक CAD पहुंच गया था, करंट अकाउंट डेफिसिट।
स्थिति यह थी कि अगर हम देश का सोना गिरवी रखते तब जाके तेल मिलता। यह स्थिति उस समय की आर्थिक कुशासन का चक्र इन्होंने चलाया था। फॉरेक्स रिजर्व आज तक का हाईएस्ट है। आज तक के रिकॉर्ड में जो 471 बिलियन डॉलर यह फॉरेक्स रिजर्व मोदी जी के नेतृत्व में है। सरकारी कर्ज लगातार जीडीपी के अनुपात में गिर रहा है। आज 48.7% है। यह इसके समय में यूपीए के समय में 52.2% था। इंटरेस्ट रेट भी धीरे धीरे काफ़ी कटौती हो रही है। जो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट उस समय यूपीए के समय में 8% हो गया था। धीरे धीरे हमारे वित्त मंत्री जी कोशिश करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 5.15% आ गया। माननीय, मैं किसानों के बारे में इस बजट में जो कहा गया वो ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। बचपन मेरा भी खेत और खलिहान में ही बीता है। इस देश का अन्नदाता किसान है और कहें तो इस देश का अगर कोई भाग्य विधाता है तो वह किसान ही है हमारे देश का। किसान के लिए ऐतिहासिक रूप से उस सेक्टर में 2,83,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया, जो ये ऐतिहासिक है। इसके साथ साथ किसानों की आमदनी दोगुनी कैसी हो। पहले की भी सरकारें होती थी, वो कहती थी हमारे किसानों की हम चिंता करते हैं, लेकिन किसान की चिंता कभी करते नहीं थे। बजट में किसानों के लिए कुछ होता नहीं था। लेकिन किसान की आमदनी दोगुनी कैसे हो, इसके लिए सरकार ने 16 पॉइंट एक्शन पॉइंट लेकर के ठोस 16 लेकर के आए हैं। किसानों के उत्पादन में वृद्धि है। वृद्धि के साथ साथ किसानों का जो उत्पादन हो उसको ढंग से ट्रांसपोर्टेशन हो। ट्रांसपोर्टेशन के बाद उनका उत्पादन जो उसकी बिक्री हो, बिक्री के बाद उनके पास उनका पैसा मिले पूरा का पूरा। इसके माध्यम से ही 2 गुना किसानों की आमदनी हो सकती है। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से जहाँ 21.95 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड मिला है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 19-20 में 5.41 करोड़ लोगों ने अपना बीमा कराया है। इसके साथ साथ पहले की सरकारें होती थी, एमएसपी के दाम में कभी 50 रुपये कभी 100 रुपये ऐसे दाम बढ़ाती थी। यह मोदी सरकार ही है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1.5 गुना करने का काम हमारे मोदी सरकार ने किया है। इसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यह 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत स्कीम योजना लेकर के आए हैं। और वास्तव में जब हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसका सही दाम मिलेगा, तो वह किसान की आमदनी जरूर दुगना करने में सहायक होगा। 20 लाख किसानों को जहाँ सोलर पंप लगाने की पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत व्यवस्था है, वहाँ 15 लाख किसान जो है जो ग्रिड के माध्यम से उनको सोलर कनेक्शन के देने की इसमें बजट में प्रावधान है। किसानों का जो पेरिसेबल नेचर आइटम है, जैसे टमाटर है, गोभी है और अन्य फूल है। उपसभापति जी, मैं बताना चाहूँगा, एक बार मैं जमशेदपुर से रांची आ रहा था। रास्ते में देखा कि ट्रक ही अपना ढेर सारे टमाटर सड़क पे फेंके हुए हैं। मेरे मन में चिंता थी। मैंने कहा भाई टमाटर इसको ले जाकर शहर में क्यों नहीं बेचते। उन्होंने कहा टमाटर को कैसे ले जाके शहर में बेचिए। हम कहा दिल्ली पहुंचाओ, बम्बई पहुंचाओ। तो उन्होंने कहा इस टमाटर को कैसे लेके जाए, क्योंकि यह पेरिसेबल नेचर का आइटम है। 1 दिन 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर ये सब गोभी और टमाटर खराब हो जाएगा और यह 1 रुपये में भी कोई लेने वाला नहीं है। अब बताइए, किसान इतनी मेहनत के बाद जी जान लगा करके अगर फसल की उत्पादन करता है, लेकिन अगर उसकी बिक्री नहीं होती तो इससे बड़ा दुख का बात क्या हो सकता है। यह मोदी सरकार ही है जिन्होंने कहा कि कृषि ट्रेन, किसी रेल और किसी उड़ान सुविधा हम ले आ रहे हैं। रेफ्रिजरेटेड ट्रेन भी चलेंगी। अब जमशेदपुर का टमाटर मुंबई भी पहुंचेगा, जमशेदपुर का टमाटर यहाँ दिल्ली भी पहुंचेगा। टमाटर खराब नहीं होगा, किसानों को उसकी आमदनी पूरी का दाम मिलेगा। यह सरकारी है, मोदी सरकार जो इस दिशा में सोची है। पहले की सरकारों ने कभी इस प्रकार के नहीं सोचा। और इसलिए मैं अभिनंदन करना चाहूँगा किसी ट्रेन और किसी उड़ान की जो सुविधा, जो ये अनाउंसमेंट इस बजट में रखा गया।
इस बजट का अगर फोकस देखें तो थीम देखें तो गरीब कल्याण, ईज ऑफ लिविंग के लिए इसमें बजट में पूरा प्रावधान इसके थीम है। अब कोई भी सरकार हो, हर सरकार का उद्देश्य यही तो होता था गरीबों का उत्थान, गरीबों के जीवन में खुशहाली आए, गरीब अच्छे तरीके से रहें, उनमें अच्छे गवर्नेंस जो है सुशासन का उनको लाभ मिले। उसके साथ साथ जो बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका भी उनको लाभ मिले। तो ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ गुड गवर्नेंस का थीम और उसके साथ साथ एक इफेक्टिव इफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम हो, उसके लिए इस बजट में प्रावधान लेकर के माननीय वित्त मंत्री जी आई हुई है। देश की आज़ादी के बाद 5 दशक तक से ऊपर कांग्रेस की शासन रहा। गरीबी हटाओ का नारा देते रहे और गरीबी हटाओ के नारा देते देते कई बार वह शासन में भी आए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही जो दूसरा तब के वित्त मंत्री जी पूछ रहे थे कि अच्छे दिन के लिए कुछ क्यों नहीं है। मैं अच्छे दिन के लिए बताना चाहूँगा कि मान्यवर यह ग्रोथ, देश का विकास इंक्लूसिव भी होना चाहिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। देश की आज़ादी के बाद अगर गरीबों का बैंक अकाउंट नहीं खुला था, आज 37 करोड़ का लोगों को बैंक अकाउंट खोलने का काम और उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का काम यह मोदी सरकार ने किया है। इसके साथ साथ लोगों को जो गरीब हैं उनके लिए जो जीवन बीमा और जीवन सुरक्षा, वह गरीब के घर में कुछ हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए कोई इस प्रकार के सुरक्षा का कवच नहीं था। 17 करोड़ लोगों को पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर किया गया और 6 करोड़ 51 लाख लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले हम गांव में जाते थे तो देखते थे कि रोड के किनारे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बने रहते थे, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत। उसमें या तो भूसा रखा होता था या तो गाय बैल बांधे जाते थे, उसमें रहते नहीं लोग थे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण था कि यह एक तो अनुदान भी उसमें कम था, उसके अलावा उसमें जो करप्शन बहुत था। आज 2 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो बनाए गए हैं उसमें लोग लाइट जला करके उसके अंदर रह रहे हैं और लोग प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहे हैं। बराबर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे अभी हमारे विपक्ष के मित्र ने उन्होंने चुटकियां ली। अगर गरीबों को गैस कनेक्शन देने का काम कोई किया है, यह मोदी सरकार ने दिया है। इस बजट में उसका प्रावधान भी है। हम गरीबों की बात तो करते रहते थे, गरीब को किस प्रकार से दवाई मिले, गरीबों का किस प्रकार से इलाज हो। मैंने खुद देखा है गांव में। एक बार मैं गांव में गया, एक हमारे गरीब वहाँ नीचे बैठे थे। हमने उनसे पूछा, भैया आप जा करके डॉक्टर को दवाई क्यों नहीं दिखाते, क्यों कांप रहे हो, कितना फीस लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि वह पूछते हैं कि कितना पैसा तुम्हारे पास बा। तो हम कही था कि 10 पैसा, 10 रुपया, 20 रुपया, तो जितना पैसा होता उसके हिसाब से वो दवाई देते हैं। अब बताइए, उस गरीब की चिंता करने वाला कोई नहीं था। और अगर गरीब को अस्पताल में जा कर के अगर ऑपरेशन कराना होता तो अगर जब तक वो मकान को गिरवी पे न रखता, ज़मीन को गिरवी पे न रखता, तब तक वो अपना ऑपरेशन नहीं कराता, वो तड़प के मर जाता। यह मोदी सरकार ही है जो इन्होंने आयुष्मान भारत के अंतर्गत, और इस बजट में प्रावधान भी है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों का 5 लाख हेल्थ कार्ड देने का इन्होंने योजना लागू की है। इसके साथ साथ इसमें हेल्थ केयर सेक्टर के समृद्धि के लिए 69,000 करोड़ रुपए का इस बजट में आवंटन है। और 20,000 अस्पताल जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इम्पेनलमेंट हो चुके हैं। गरीब को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सरकारी और प्राइवेट में इलाज कराएगा। यह मोदी सरकार की केयरिंग सोसाइटी की जो बजट में कहा है, यह उसमें दर्शाता है। जन औषधि केंद्र के ढेर सारी दवाइयाँ दुकानें उपलब्ध हैं। आने वाले समय में 2000 दवाइयाँ और 300 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यह 2024 तक यह मिलेगा पूरे देश भर में। यह इस बजट में इसका उल्लेख है।
मान्यवर, मैं आपके समझ कुछ और बिंदु रखना चाहूँगा। जहाँ तक वित्तीय किसी भी देश का अगर विकास के लक्ष्य को उसको प्राप्त करना हो तो अच्छे बैंकिंग सिस्टम, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम, इफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल जो सेक्टर है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उसके बिना संभव नहीं है। अब 2019 जो नेशनलाइज बैंक थे उनकी 50वां स्वर्ण जयंती अभी पूरा हुआ 2019 में। मान्यवर, कोई सोच सकता था कि इतने साल शासन करने के बाद भी आज तक जो टॉप 100 बैंक है उसमें भारत का केवल एक ही बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब टॉप बैंक में भारत का एक ही बैंक था, जबकि छोटे छोटे देश जैसे स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, ये छोटे छोटे देश हैं, यहाँ के 3 बैंक टॉप 100 में थे। और अमेरिका का तो 12 बैंक, जापान के 8, चीन के 18 एक टॉप 50 में शामिल है, और टॉप 50 में भारत का एक भी बैंक शामिल नहीं था। इससे किस प्रकार से हम जो अपने आर्थिक विकास और हम 21वीं शताब्दी के भारत की कल्पना कर सकते हैं। यह यूपीए सरकार के शासनकाल जो 10 साल का, वो 5 दशक से अधिक कांग्रेस ने शासन किया था, उसका यह नतीजा सबके सामने देखने को मिला। और ढेर सारे अर्थशास्त्री और डॉक्टर उस समय थे, उस समय भी यही स्थिति थी। मैं वित्त मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि अब बैंकों का कंसोलिडेशन हो रहा है, बैंकों का मर्जर हो रहा है। उस मर्जर के माध्यम से अब अभी 10 बैंकों को 4 बैंकों में मर्ज किया गया है। अब बैंकों की जो इफिशियंसी भी बढ़ेगी और बैंकों की जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी उसका भी अधिक उपयोग करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नहीं तो एक बिल्डिंग होती थी, 3-3, 4-4 बैंक आपस में कंपटीशन करते थे। बड़े प्रोजेक्ट के लोन के लिए जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी अन्य का प्रोजेक्ट का लोन लगाओ तो उसके लिए बाहर जाकर के पैसे मांगने की जरूरत पड़ती थी। हमारा कोई भारत का बैंक जो इस कैपेसिटी में कैपेबिलिटी नहीं थी कि उसको हम दे सके। यह जो मर्जर है, ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह मर्जर बहुत ही एक बड़ा उपयोगी साबित होगा। 3.5 लाख करोड़ रुपए तक अभी तक बैंकों के कैपिटल में इन्फ्यूजन कर दिया गया। 3.5 लाख करोड़। और किसकी गलती थी? यह गलती जो थी 10 साल जो यूपीए के जो अर्थशास्त्री और बहुत सारे जो पीएचडी डॉक्टरेट किए थे, वो एडवाइस किए थे, उनके आधार पे उस समय क्या स्थिति थी? 2008 में 18 लाख करोड़ रुपए, 14 में 52 लाख करोड़ रुपए पोर्टफोलियो बढ़ गया। ये कैसे बढ़ गया? माननीय 2013 का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। 2013 में पब्लिक सेक्टर का जो लेंडिंग का ग्रोथ था 30% था और जीडीपी 6.7%। ये कोई आम से 12वीं का भी बच्चा समझ सकता है कि जीडीपी आपके 6%, 7% है। और जो लोन की फंडिंग है, लोन उस समय 30% का ग्रोथ हो रहा। भाई इतना बड़ा मिसमैच तो कभी भी नहीं होना चाहिए। ये पैसा जा कहाँ रहा था? ये पैसा यहाँ जा रहा था, या तो टोपी घूम रही थी, नंबर 1। दूसरा क्या, फंड डाइवर्जन हो रहा था। तीसरा, कुछ फंड विदेश में भी जा रहा था। मोदी सरकार है, ऐसे जो डाइवर्जन किए लोग हैं, जो फ्रॉड किए हैं, उनको पकड़ के ले आ रही है, उनके ऊपर केस कर रही है और पैसा रिकवरी करने का काम ये मोदी सरकार काम कर रही है। इस प्रकार का काम, फोन बैंकिंग का काम किसके समय होता था? हाँ ठीक है, आपने किया, हमारी सरकार उसको सुधारने का काम कर रही है। समय जरूर लगेगा और जो कदम उठाए जा रहे हैं उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे निवेशक को आए दिनों पैसा डूब जाता था, वह बेचारा परेशान होता था। वह अपनी जमा कमाई बैंक में डालता था, वो पैसा डूब जाता था, वो दर दर के ठोकरे खाता था। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, जो तक जो उसका इंश्योरेंस था, अब 5 लाख रुपए तक उसके डिपॉजिट पे पूरा इंश्योरेंस देने का काम यह मोदी सरकार ने काम किया है। अभी टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। माननीय, हमारी सरकार का मूल मंत्र ही है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में विश्वास रखना चाहते हैं। देश का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म्स, जीएसटी, जो कई वर्षों से लोग सोच रहे थे, उसको ले आने का काम ये मोदी सरकार ने किया। जिसको विपक्ष के लोगों ने बदनाम करने की कोशिश किया कि एक गब्बर सिंह टैक्स, अरे गब्बर सिंह टैक्स आपने कहा, लेकिन अब उसका रिजल्ट देखिए।
रिजल्ट यह है कि 60 लाख नए करदाता जीएसटी में जुड़े हैं। यह जीएसटी का कमाल है। इसके साथ साथ जो टैक्स कलेक्शन प्रतिमा है, वह पहले कहते थे गिर जाएगा, एक किसी महीने में 90,000 करोड़ हुआ तो बड़े खुश हुए, ओ देखो व्हाट इज द जीएसटी रिजल्ट। अब 1 लाख करोड़ रुपए से हर माह जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। यह जीएसटी जो लागू हुआ है वह उसका परिणाम रहा है। इसलिए हम इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। ट्रकों की जो क्षमता है, रोड रोटेशन है, वो 20% उनकी इफिशियंसी बढ़ी है। यह जीएसटी का ही कमाल है। 2 वर्षों में 105 करोड़ ई बिल जनरेट हुए हैं। ये जीएसटी के कारण ही यह सब संभव हुआ है। इस बजट में न्यू चार्टर्ड फॉर टैक्स पेयर लिया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किला के प्राचीर से बोलते हैं, देशवासियों को संबोधित करते हैं कि वेल्थ क्रिएटर का सम्मान होना चाहिए और वेल्थ क्रिएटर का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और वेल्थ क्रिएटर का बहुत बड़ी भूमिका जो देश की आर्थिक विकास है उसको बढ़ाने में रहती है। उसी के अनुरूप अभी वेल्थ एक टैक्स पेयर चार्टर ले आने का काम पहली बार हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट में लिया है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इससे करोड़ों लोगों के मन में एक शांति और करोड़ों लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बिजनेस और तेज गति से आगे करेंगे। ये इसलिए ले आने की भी आवश्यकता पड़ी कि जब एक आम टैक्स पेयर रिटर्न डालता है तो उसके लिए तो प्रावधान होता है कि आप इतने समय के अंदर अपनी बहुत सारे अपील है उसको आप फाइल करेंगी। लेकिन टैक्स अधिकारियों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, टाइम लिमिट नहीं होती थी कि वह कब तक केस, जैसे बहुत सारे केस थे उनको कब तक सेटल करने का काम करेंगे। उदाहरण पे सेक्शन 154 और 251 इनकम टैक्स एक्ट में जहां जो टैक्स जो हमारा एसएससी था उसके लिए तो टाइम लिमिट थी, लेकिन ऑफिसर्स के लिए कोई टाइम लिमिट इसमें नहीं होती थी। लेकिन इसके माध्यम से वह टाइम लिमिट इसका प्रावधान आ रहा है। और इसके साथ साथ वित्त मंत्री जी का इसलिए भी अभिनंदन मैं करना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कि जो हैरेसमेंट के रूप में कभी कभी जो सिविल नेचर ऑफ के कमी होती थी उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंतर्गत उसको ट्रीट करते थे। अब क्रिमिनल नेचर के जो प्रोसीडिंग्स है उसको हटाने का कंपनीज एक्ट में भी हटेगा और इनकम टैक्स में भी हटेगा। इसलिए करोड़ों व्यापारियों के तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। यह टैक्स पेयर चार्टर जो ले आई है, यह प्रधानमंत्री जी का ही जो डिजिटल इंडिया का जो लक्ष्य लेकर के और डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम 21वीं शताब्दी की भारत की कल्पना जो देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी का ही फोकस है। उन्होंने पहले फेसलेस स्क्रूटनी की बात कही थी, अब फेसलेस अपील भी होगा। यह इस बजट के माध्यम से लिया गया। जहां विवाद से विश्वास जीएसटी का जब स्कीम लिया गई तो उसमें बहुत सारे उसका लाभ लिया। इसके माध्यम से आज 4,83,000 डिस्प्यूट विभिन्न टैक्स अथॉरिटीज में अपील्स में पड़े हुए हैं, उसमें भी राहत मिलेगी। लोग जाएंगे अपना विवाद से विश्वास में अपना रिटर्न डालेंगे और उनको इसका लाभ मिलने वाला है। इसलिए मैं इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहूँगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि टैक्स की रेट में कटौती हो। 15% अगर कारपोरेट टैक्स में का रेट जो नए उद्योग लग रहे हैं अगर कहीं हैं तो भारत में है। पूरे विश्व भर में सबसे कम रेट 15% यह भारत में है। यह आगे आर्थिक जो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी उसके लिए एक उठाया गया कदम है, जो अभी कह रहे थे कि कदम ही नहीं उठाया गया। इस साहसिक निर्णय के लिए मैं बधाई देता हूँ। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बहुत बार विपक्ष के लोग कहते हैं भाई कैसे होगा, क्या होगा, कुछ तो कर ही नहीं रहे। अरे इसके लिए कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आने वाले 5 सालों में यह 100 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। 100 लाख करोड़, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ग्रोथ भी होगा और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। हम आज विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति हैं, जहां अमेरिका का
21.4 ट्रिलियन डॉलर हमारा उनकी इकोनॉमी है। वहीं चौथे नंबर पर 3.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है जर्मनी की। जर्मनी की 3.9 है ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, जो चौथे नंबर पे है। भारत की 2.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। सभापति जी, उपसभापति जी, मैं बताना चाहूँगा आने वाले समय बहुत दूर नहीं है। 1-2 साल में जिस प्रकार के कदम उठाए गए हैं, हम 5वीं से चौथी आर्थिक क्षेत्र में हम इकोनॉमी के रूप में बन जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है। जब चौथी बन जाएंगे तीसरी की ओर बढ़ेंगे, जब चौथी शक्ति आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग 100 ट्रेनें पीपीपी के माध्यम से चलाने वाले हैं और 103 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक खर्च होने वाले हैं। जहाँ तक अब गांव को भी डिजिटल इंडिया के माध्यम से जोड़ना चाहिए और उस दिशा में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और उसके अच्छे परिणाम भी हो रहे हैं। अब गांव शहर से दूर नहीं है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी यहाँ पे, वही टेक्नोलॉजी गांव में भी है और बिना गांव के विकास के, ग्रामीण के विकास के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। पहले के समय में पूरे तरीके से इसको छोड़ दिया गया था ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। अब यह लक्ष्य रखा गया है 1 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से लिंक किया जाएगा। इसका बजट में प्रोविजन है। 150 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा के कोर्स चलाए जाएंगे। यहाँ से लोग तो बाहर जाते थे पढ़ने के लिए देश से, और बाहर के विद्यार्थी भी यहाँ आते थे। उनको पता नहीं होता था कौन सा एग्जाम दें, किस प्रकार का एग्जाम दें, कहाँ पे पढ़ाई करें। इसलिए यह घोषणा की गई है और बजट में प्रावधान भी है कि इनसेट की शुरुआत की गई है और पूरे विश्व भर के लोग विद्यार्थी जो है उसमें परीक्षा देंगे और परीक्षा देने के बाद भारत में आकर के वह पढ़ सकते हैं। इसके लिए भी हमने बहुत ढेर सारा बधाई देते हैं। इंजीनियरों को, जो इंजीनियर हैं उनके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमको मालूम है कि थ्योरेटिकल ट्रेनिंग तो ठीक है, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उनके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब नए इंजीनियर नहीं होगा तो किस प्रकार से वो काम करेंगे। इसलिए जो लोकल बॉडीज है उसमें भी अप टू 1 साल का प्रावधान है कि 1 साल तक वो उसमें वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तेजस ट्रेन की पूरी तरीके से तारीफ हो रही है और जब देश तेज गति से चल रहा है तो ट्रेन की भी स्पीड बढ़नी चाहिए। इसलिए नए तेजस ट्रेन जो चलाया जाएगा उसके माध्यम से पर्यटक भी ढेर सारे यहाँ पे आएंगे और देश का जो रेवेन्यू बढ़ेगा। इस बजट में पूरा इसका प्रावधान है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। देश के SC/ST के लिए इस बजट में पहले से अधिक प्रावधान है। 85,000 करोड़ रुपए यह अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण कार्य के लिए इसमें लक्ष्य में रखा गया है। म्यांमार में अभी स्वच्छ भारत की बात हो रही थी कि वहाँ बहुत सारे स्वच्छ भारत बंद हैं। यह मोदी सरकार है जो पूज्य बाबूजी के सपनों को लेकर के कि भारत स्वच्छ हो और उसको आगे बढ़ा करके, और देश का प्रधानमंत्री जब झाड़ू लेकर के निकलते हैं तो देश के 130 करोड़ पीछे लोग वह भी झाड़ू लेकर निकल जाते हैं। यह प्रधानमंत्री जी का जो संदेश देशवासियों ने इसको पूरा किया है। देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के अंदर करोड़ों टॉयलेट बने हैं। सभी सरकारी स्कूल ODF हो चुके हैं। अभी कहा जा रहा था कि बहुत सारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे टॉयलेट बंद हैं। अरे मध्य प्रदेश तो आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अरे अभी आए तो उसको ठीक करिए। यह मोदी सरकार है जो यहाँ से पैसा देने का काम कर रही है और उसका इम्प्लीमेंट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है। अब मध्य प्रदेश का मानवर मैं कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है। जिस मुद्दे और जिस वादे के आधार पर सरकार वहाँ आई है कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ नहीं किया। इसके अलावा लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। लोगों के सरकारी आदमियों के तनख्वाह नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बारे में न बोलवाइए तो ठीक ही है, नहीं तो उसके बारे में बोलना शुरू करूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। जिस प्रकार से कुशासन वहाँ पे है। आगे चलिए मानवर। इसलिए इस स्वच्छ भारत के अभियान के अंतर्गत इस बजट में 12,300 करोड़ रुपए स्वच्छ मिशन का इसमें
एलोकेशन किया है। इसके लिए मैं एक प्रधानमंत्री जी का तारीफ करता हूं, वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इनको बढ़ोतरी करने के लिए, इनको प्रोत्साहन करने के लिए इस बजट में प्रावधान है। इसलिए मैं तारीफ करता हूँ। बहुत सारे सेक्शन धीरे धीरे जो रिडेंडेंट सेक्शन थे, जिनका कोई महत्व नहीं था, वह सेक्शन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मैं अंत में उपसभापति की एक लाइन जरूर कहूंगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी यह देश को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से बजट रखा गया है, 21वीं शताब्दी भारत की, जो विवेकानंद जी ने कहा था, वह भारत की जरूर होगी। और दिनकर के कविता के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। दिनकर ने कहा था कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, देश को 21वीं शताब्दी को ले जा रहे हैं।